फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे पेपर नंबर 114, 114 नंबर का पेपर। और इसको पेपर को हम बहुत तेजी से सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमारी एग्जाम में चंद घड़ियां बची है अब तो बच्चों। तो बिल्कुल समय को बर्बाद ना करते हुए गेम के रूल्स वही रखेंगे। क्वेश्चन रीड करके आपको फटाफट आंसर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको देना है आंसर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ ए इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी। तीसरा सवाल आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए, हमें पता है जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर, राइट। अगर वो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, मतलब n = 3 डाल दोगे बच्चों तो आपका जाएगा एन स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर 9 टाइम्स। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। Next, question number 2. The energy levels of a hypothetical one electron atom system are given by E equals to -16 by n square electron volt, where 1 to 3 the wavelength of emitted photon corresponding to the transition from first excited state to ground state. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखिए इसका सोल्यूशन। एनर्जी कितने की बने हैं? -16 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। अब देखो, जब भी एनर्जी डिफरेंस होता है ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इमिट करता है। क्या इमिट करता है बच्चों? एनर्जी इमिट करता है। तो यहां पे एक काम करता हूं मैं, n = 1 डाल देता हूं। कहां से कहां जाना है मेरे को? ग्राउंड लेवल फर्स्ट से। ठीक है, ग्राउंड लेवल मतलब n = 1 तो ये होगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n = 2 डालो तो ये आएगा 2 मतलब 4, 4 × 4 16 -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई क्या hc वाला लैम्डा होता है? बिल्कुल सही बात। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमको भी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। डायरेक्ट आंसर लिख दो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा, सीधा काय में आता है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, 12420 भी लिखते हैं किसी किसी रूप में, अप्रोक्सीमेट 12400। ठीक, तो ये जाएगा 16 - 4 कितना हो गया? 12। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 12400 डिवाइडेड बाय 12। द करेक्ट आंसर विल बी 1035 एंगस्ट्रॉम, ए ऑप्शन। Next, question number 3. A particle of mass 2 kg is initially at rest. The force starts acting on it in one direction whose magnitude changes with time. The force time graph is shown in the figure. Find the velocity of the particle at the end of 10 seconds. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या इंपल्स देता है, और इंपल्स क्या होता है बच्चों, इंपल्स होता है मेरा चेंज इन मोमेंटम। तो बस मुझे इंपल्स ही निकालना है, कुछ भी निकालना है। अब सबसे मेन आपको एरिया निकालना आता है या नहीं अभी चेक कर लेते हैं। ये 6, ये 10, ये कितना है 10, ये 20, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये कितना है, ये है 4 और ये है 2, ठीक है। तो एक एक करके एरिया निकालते हैं, सबका आसान हो जाएगा बिल्कुल। ये हो जाएगा 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू ये क्या इसका एरिया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालते हैं छोटे से का, इसका एरिया कितना होगा 10 इंटू हाफ इंटू 2, इसका 10 हो गया। इसका इस रेक्टेंगल का निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 40। इस ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 40 प्लस 40 80 प्लस 20 100 इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इसका मास कितना गिवन है, मास गिवन है हमें 2 kg, तो हो जाएगा 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो मेरा आंसर आ गया 50। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, two masses A and B are connected with an inextensible string of length L lie on a smooth horizontal plane. A is given velocity v along the ground perpendicular to line AB as shown in the figure. Find the tension in a string during their subsequent motion. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए याद रखना ये मास m है और ये मास 2m है। अब क्या होगा, मैंने इसको वेलोसिटी दे दी इधर, ठीक है। तो ये इसको सिस्टम को आगे भी ले जाएगा और घुमाएगा भी सही। क्यों घुमाएगा बेटा, क्योंकि हमेशा हर बॉडी ट्राई करती है अपने आप को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमे, ठीक है। तो ये आगे भी जाएगी और बॉडी और रोटेट भी होगी बॉडी, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको आसान बनाना चाहूं तो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का होगा यहाँ पे लगभग ये। जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो मेरे को क्या लगेगा, बॉडी सिर्फ घूम रही है गोल गोल, ठीक है। तो मेरा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। मैं इस पॉइंट पर बैठकर सिर्फ सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा सकता हूं, खेल खत्म हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले काम करता हूं मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी जाएगी, m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी, ये तो 0, तो जाएगा 2mv/3m, ठीक है। तो ये हो जाएगी v2v/3। बच्चों ये किसके रिस्पेक्ट से है, ये है ग्राउंड के रिस्पेक्ट से। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट से निकालूं किसकी वेलोसिटी, a पार्टिकल की, द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a दैट इज v माइनस 2v/3। तो कितना आ गया मेरा v/3, ठीक है। अब इस पार्टिकल को क्या लगेगा कि बस घूमो आराम से बैठ के, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mv²/r m इंटू v²/r, ठीक है। अब फोर्स वगैरह कोई दे ही नहीं रखा है, हमें पता है टेंशन लगेगा सेंटर की तरफ, तो बस तो जगह टेंशन बस। लेकिन ये याद रखना ये वेलोसिटी a की है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर पे बैठ के देखूंगा तभी पार्टिकल मेरे को सर्कल घूमता हुआ दिखेगा। और सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, बस खेल खत्म।
तो यहां से आप देख सकते हो mv² बाय आर। अब बेसिकली आर क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे v पता है लेकिन r नहीं पता है। r कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं। तो हमको पता है y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, देखो यहां से निकाला था ऑपोजिट मास इनटू टोटल लेंथ, याद है आपको ये फॉर्मूला, ऑपोजिट मास इनटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास। तो मेरा आंसर आ गया L/3। तो मैं यहां पुट कर दूंगा इसको, जाएगा 2m इनटू v², v कितना है v² बाय 9 इनटू r कितना है मेरा L/3, ठीक है। अब L/3 से L/3 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा, सॉरी 1/3 से 9 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 2/3 mv²। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन, राइट। तो यहां पे मेरा टेंशन आ जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज, आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय। तीसरा सवाल शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी और एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर होगा। सो दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो वेलोसिटी होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन होगा रेडियल डायरेक्शन में अलोंग द रेडियस। क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स शुड हैव 30 सेकेंड्स। तीसरा सवाल शुरू हो जाइए। The correct answer will be option C, high retentivity and low coercivity, right? चलिए theoretical problem. Question number 7. The light bulb A and B in the following circuit are identical when the switch is closed. आपको इंटेंसिटी के ऊपर कमेंट करना है। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है बड़ा आसान कंसेप्चुअल है। यहां पर क्या देगा उन्होंने, एक बल्ब इधर है और एक बल्ब इधर है, ठीक। यहां से एक बैटरी इधर है, एक बैटरी इधर। अब देखो मान लो ये 0 वोल्ट है, मान सकते हैं। अगर मैंने ये 0 वोल्ट मान लिया तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 12 होगा, ये 0 ये 12, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी। अगर ये 12 है तो ये 24 होगा, 24 है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये 24 है। अब क्या हो रहा है, अगर आइडेंटिकल बल्ब मानूंगे दोनों तो इस पे भी इनिशियली 12 ड्रॉप हो रहा होगा, अभी भी इसमें 12 ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या स्विच को क्लोज कर दिया, बहुत बढ़िया। स्विच को जैसे ही क्लोज किया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, अभी भी तो 12 ही है। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, मतलब करंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, खेल खत्म। द करेक्ट आंसर विल बी नो चेंज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A battery of internal resistance 4 ohm is connected to the network of resistances as shown in the figure. In order that the maximum power can be delivered to the network, the value of R in ohm should be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमेशा याद रखना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये जो सर्किट है, ये वाला ये सर्किट है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 4R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे 2R है। 1:2 1:2, मतलब बीच वाला मैंने हटा दिया, सीधा ही हटा दो तो जाएगा 3R और ये जाएगा 6R, तो इफेक्टिव हो जाएगा 2R। 2R शुड बी इक्वल्स टू 4 ओम गिवन इंटरनल एक्सटर्नल बराबर होना चाहिए, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R वैल्यू विल बी 2 ओम। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Three non-conducting large parallel plates having surface charge density sigma -2 sigma 4 sigma respectively as shown in the figure. The electric field at a point P will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या करेगा, सिग्मा -2 सिग्मा और 4 सिग्मा। देखो बेटा नगमा, अब वो बोल रहे हैं इस पॉइंट पे निकालना है। ध्यान से, को इजी है बिल्कुल, कोई टफ नहीं। प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, कितनी होगी? सिंगल प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, ये जाएगा 4 सिग्मा। इसकी इधर होगी नेगेटिव प्लेट की, तो -2 सिग्मा। इसकी वापस उधर होगी तो प्लस सिग्मा, राइट? तो आपका आंसर आ गया 4 1 5 -2 3 3/2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A very long uniformly charged rod falls with constant velocity v through the center of a circular loop. The magnitude of the induced EMF in the loop will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू करिए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों, रॉड कैसी है? ऐसी, ठीक है। अब ये रॉड क्या कर रही, गिर रही है ऐसे, ध्यान से देखना, ये ठीक ऐसे गिरी 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 गिरी। अगर रॉड गिर रही है तो इसकी फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। करंट किधर फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है जिधर चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है, मान लो रॉड है, रॉड ऐसे निकल के गई, ठीक, तो करंट ऐसा फ्लो हुआ। अभी करंट इसमें ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ऐसी, है ना, करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन जाएगी, ठीक बात। अब एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन रही है ऐसे, और ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। एरिया वेक्टर ऊपर है, इसका इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया, लूप का एरिया वेक्टर ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर, इस डायरेक्शन में। दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री।
cos 90 जीरो, खेल ही खत्म। जब कोई फ्लक्स सी नहीं हो रहा है तो किस बात का ईएमएफ भाई लोग, राइट? आसान है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? जीरो, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A uniform but time varying magnetic field exists in a cylindrical region and directed into the paper. If field decrease with time and a positive charge placed at any point inside the region, it moves. आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट का समय। शुरू है बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मान लीजिए किसी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। सिंपल सा लॉजिक है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो ईएमएफ होता है बेसिकली वो होता है, ऐसे लिख दो, ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल या माइनस वी, सीधा है। अब देखो, मतलब मैंने सर्किटल को मान लिया, एक लूप कंसीडर कर लेता हूं यहां पे, जो इस डायरेक्शन में ये आर है ना, और ये छोटा सा वेक्टर डीएल मान लिया मैंने ऐसे इधर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, बोलो हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा इंटू डी बी बाई डी टी। अब देखो मैंने माइनस साइन हटा दिया, क्यों हटा दिया? मुझे गिवन है कि जो फील्ड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्या बच्चों, फील्ड कैसे हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक। अगर फील्ड डिक्रीज हो रही है मतलब ई डॉट डी एल, ए क्या एरिया, ये वाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी। अब देखो, अब हमें निकालना है, हमें निकालना है कि भाई साहब अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, तो वो कहां मूव करेगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, किसके अलोंग द लेंथ, क्योंकि सब पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो वो कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। राइट मतलब ऐसा बोलना चाहिए अलोंग दिस डायरेक्शन। क्या दे रखा है ऑप्शन में? फोर्थ। द करेक्ट आंसर विल बी अलोंग फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द फिगर शोज 3 circular arcs of radius r and total charge as indicated. The net electric potential at the center of the curvature will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल भी टफ नहीं बच्चों। एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं क्यूब चार्ज को r डिस्टेंस पर रखता हूं तो पोटेंशियल कितना होता है? k क्यूब आएगा, याद है k क्यूब आएगा। अब क्या हो रहा है ना, मान लो मैंने r डिस्टेंस पे चार्ज रख दिया ऐसे,
ठीक है, तो dq 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 सब dq है, लेकिन इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम ही तो होगा के क्यू बाय आर। क्यों, ना तो मैं डिस्टेंस चेंज कर रहा हूं ना मैं टोटल चार्ज चेंज कर रहा हूं, तो के क्यू बाय आर ही होता है सर्कुलर रंग का, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सीधा ऐड कर दो, उठा के खेला, खत्म। अब ध्यान से देखो, मैं अगर यहां पे वापस रिंग बनाता हूं ये, ठीक है, अब ये रिंग किधर एब्सेंट है, रिंग इतने इतने डिस्टेंस में एब्सेंट है, 30 एंगल 30 डिग्री पे, इतने पे तो एब्सेंट है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बाकी जो डिस्टेंस है वहां पे यहां से यहां तक चार्ज कितना है, 3q, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी 3q अगर dq 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 छोटा छोटा वही वही सेम बात होगी, 3q बाय आर, इनका पोटेंशियल कितना होगा 3q बाय आर, प्लस और माइनस सिर्फ चार्ज डिपेंड करेगा, डायरेक्शन तो हमें देखना ही नहीं है। फिर यहां पे कितना है, ये है यहां से यहां तक कितना है q, फिर यहां से कितना है -2q, ठीक है। कितना भी एंगल उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, आंसर सेम ही होगा, क्योंकि -2q के बाय आर, के क्यू क्यू बाय आर और प्लस के क्यू क्यू बाय आर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये जगह 3 - 2 + 1 कितना हो गया, 2k³ बाय आर। अब k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। 30 सेकेंड्स, तीसरा सवाल शुरू कीजिए। आपको पता है बच्चों, G = gm/r² होता है। अगर मास गिवन नहीं हो तो इसको लिख सकते हैं अपन 4/3 पाई r रो। ये कितना हो गया, 4/3 पाई r³ से r³ कैंसिल इनटू g। याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, g प्रोपोर्शनल टू रो इनटू r होता है, ठीक। चलिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, two identical blocks of mass m are suspended from a beam balance whose scale spans differ in the vertical height by h less than r. If r and rho are the radius and density of the earth, then the error in weighing is। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो, मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान मेथड से, और फिर अपन बाद में देखेंगे कि एनटीए वालों ने क्या सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आपको जो मेथड पसंद आए अब वो अपना लेना बच्चों। अब देखो, हम इसको मान लेते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक। तो वो बोल रहे हैं वेट डिफरेंस बताओ, है ना। मैं मान लेता हूं ये W2 है और ये मान लेता हूं W1 है, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, W2 - W1, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक। चलो, ये जाएगा, यहां पे G बोल देता हूं, ये G2 है, ये G1 है, G2 भैया, ठीक है। चलो, ये जाएगा mg2 - mg1, राइट। अभी आपको पता सरफेस पे ये अर्थ की, तो क्या G के बराबर है, हाँ, पार्ले G, ये जाएगा G माइनस, अब ये अर्थ की सरफेस है, h हाइट ऊपर है, तो ये G' होगा, एपेरेंट हाइट के कारण जो वेरिएशन होता है वो।
अब आपको एक चीज पता होगी, ध्यान से उन्होंने दे रखा है कि h बहुत 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 छोटा है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं उसको mg माइनस जी डैश रख दो जी 1 माइनस 2h बाय r बोलो बच्चों, तो ये हो जाएगा, देखो जी ने जी को मार दिया, क्या बचा, ये बचा m इंचू g इंचू 2h बाय r। तो करेक्ट आंसर तो वैसे यही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने g की वैल्यू कैपिटल G के फॉर्मेट में रख दी है, तो ये लिख देंगे mg 2h r। g की क्या रखना है मेरे को 4/3 पाई रो r ने r को मार दिया, ये बचा 8/3 पाई इंटू mh रो। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The spectral emissive power E lambda for a body at temperature T1 is plotted against the wavelength C figure and area under the curve is found to be A. At different temperature T2 the area is found to be 9A, then lambda 1 by lambda 2 will be। आपका समय शुरू होता है बच्चों तेजी के साथ 45 सेकेंड फास्ट। अब देखते हैं सॉल्यूशन। देखो ई क्या प्रोपोर्शनल होता है टी टू द पावर 4 के, है ना। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है पावर, हमें दे रखा है 9A और एरिया दे रखा है ना, ए और 9A। ध्यान से देखना, एरिया अंडर द कर्व दे रखा है, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलता है कि लैम्डा इनटू टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत बढ़िया, तो लैम्डा 1 t1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 t2, लैम्डा 2 t2। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू t2 बाय t1 टू द पावर 1। ठीक है, अब E1 by E2 देखो, E1 by E2 can I write this as to be lambda 1 by lambda 2, lambda 2 by lambda 1 to the power 4, या इसको लिख दो T1 by T2 to the power 4, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो उनने क्या गिवन है बेटा, उनने गिवन है हमें E1 by E2 का रेशियो गिवन है। E1 by E2 का रेशियो कितना है 1/9, डायरेक्ट रख दो यहाँ पे। E1 by E2 कितना है 1/9, और हम क्या पूछ रहे हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो ये जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 टू द पावर 1/4। अब इसको लिख दो 3 स्क्वायर, मतलब 1/3 टू द पावर 1/2, तो तब भी बचेगा। ये हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो जाएगा 1/√3। पूछ क्या रहे वो पूछ रहे हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल दो। ठीक, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आ गया √3, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा √3। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एन इंजीनियर क्लेम्स टू हैव मेड अ इंजन डिलीवरिंग 10 किलोवाट पावर with the fuel consumption of 1 gram per second. The calorific value of the fuel is 2 kilocalorie per gram. The claim of the engineer is। आपको मिलता है बच्चों पूरा 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखो बच्चों, देखते इसका सोल्यूशन। देखो ये जो क्लेम लेम की बात चल रही है, इसका मतलब मुझे एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी मैक्सिमम 100% हो सकती है, 100 से ऊपर नहीं हो सकती। तो देखो ये होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक। अब देखो यहां पे हमें गिवन है जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 किलो वॉट पावर। तो जो आउटपुट है वो क्या है, 10 किलो वॉट में रहेगा ना, तो ये जाएगा 10 किलो, इसको लिख दो 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड, मतलब 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड, ठीक। अब इनपुट क्या दे रहे हैं हम, इनपुट दे रहे हैं हम 1 ग्राम पर सेकेंड इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब क्यू जो अपन पावर निकालते हैं, पावर निकाल दो वैसे एनर्जी बाय टाइम करके, तो हो जाएगा पावर डायरेक्ट, मतलब जो इनपुट दे रहे हो वो हो जाएगा किलो कैलोरी, है ना। तो ये हो जाएगा मास, क्या होता है इसको लिख दो डायरेक्ट dm बाय dt इनटू किलो कैलोरी पर ग्राम, जो हो जाएगा एनर्जी बाय मास, ठीक है। ये बेसिकली मैं डायमेंशन देख के रख रहा हूं, है ना। तो आपको पता पड़ जाएगा जो इनपुट एनर्जी आ जाएगी वो जाएगी dm बाय dt कितना है, dm बाय dt 1 ग्राम पर सेकेंड, मतलब इसको लिख दो 10 टू द पावर -3, और नीचे कितना है 2 किलो कैलोरी पर ग्राम, 2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी जूल में नहीं कैलोरी में ना, किलो कैलोरी पर ग्राम, तो ग्राम में ग्राम को तो मार दिया। अब 2 किलो कैलोरी मतलब 2,000, और कैलोरी एक कैलोरी मतलब 4.2, लगभग लगभग मान लो 4.2, ठीक। चलिए तो मेरी इनपुट आ गई। अब देखो आंसर, ये लगभग की लगभग आएगा 8.4000, 8.4 किलो वॉट। अभी इनपुट कितनी है 10 टू द पावर 4 किलो वॉट, इनपुट कितनी है बच्चों 10 टू द पावर 4 किलो वॉट आउटपुट है ना। अभी आउटपुट इतना है 10 टू द पावर 4 और इनपुट कितना है, मतलब ये तो गजब ही हो गया। आउटपुट देखो, ये आउटपुट कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 3 और इनपुट कितना है 8.4 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 कैंसिल, मतलब जो एफिशिएंसी आ गई वो 1 से बढ़िया नहीं, मतलब क्लेम है वो इनवैलिड है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, PV diagram of an ideal gas is shown in the figure. Work done by the gas in the process ABCD will be, आपको मिलता है पूरे पूरे 1 मिनट का समय, शुरू जाइए तुझी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमें पता है एरिया अंडर पीवी कर्व विद द वॉल्यूम एक्सिस। अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि इस लाइन का वर्क डन तो 0 होता है। इसका मतलब मुझे ये वाला वर्क डन निकालना है, क्योंकि सर्कुलर लूप के अंदर का है ना, मतलब क्लोज लूप, सर्कुलर मतलब क्लोज लूप बोल दो, सर्कुलर लूप, और ये वाला एरिया, ये बस ये एरिया निकालना है आपको। तो देखो ये जाएगा 2p इंटू वी, कितना हो गया ये 2pv, और ये कितना हो गया 2p माइनस pp, 2v माइनस vv, तो ये हो गया pv। आंसर इज 3pv। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, a magnetic dipole is under the influence of two magnetic field. The angle between the field is in direction is 60 degree and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10 to the power minus 2 decimal. If the dipole moment, if the dipole comes to a stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of other field? आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू कीजिए बच्चों तेजी के साथ।
देखिए आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर दो फील्ड ऐसी है, ठीक है, दो फील्ड कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और एक फील्ड से 15 डिग्री पे 15 डिग्री है ना, वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। इसका मतलब दूसरा वाला कितने डिग्री में आएगा, 45, तभी 60 डिग्री हुआ टोटल, राइट। अब देखो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या, नेट टॉर्क 0 होगा, बिल्कुल सही बात। मतलब टॉर्क ड्यू टू 1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू 2, मतलब m1 b1 sin थीटा 1 m2 b2 sin थीटा 2। बोलो 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 बोलो, m तो सही है, एक ही है। अब वो बोल रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1.2 है इंटू 10⁻⁻2 है, वहां से साइन 15 बन रहा है, यहां से साइन 45 बन रहा है, तो b1 की वैल्यू निकल जाएगी। साइन 15 डिग्री की 0.25 वैल्यू डाल दो, अप्रॉक्सीमेट है ना, और 1/2 कितना होता है, लगभग 0.7, बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, an electron entering field normally with a velocity 4 into 10⁻7 meter per second travels a distance of 0.1 meter in a electric field of intensity 3200 volt per meter. What is the deviation from its path? आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखिए बच्चों ये वही क्वेश्चन है कि अगर मैंने बॉल को फेंक दिया ग्रेविटी में तो वो कितने डिस्टेंस में गिरेगी, ऐसा 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 क्वेश्चन है, कितना डेविएशन आ जाएगा, है? तो आपको पता है y इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर होता है, क्यों, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, फोर्स बाय मास, या डिस्प्लेसमेंट बाय। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रॉन की, मास, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम सब पुट कर दो, सीधी सी बात। और अगर एक चीज और, आपको अगर x आपको पता है, एक अगर x डायरेक्शन में x इक्वल्स टू ut लगाओ, खत्म, तो t भी हटा दो तो जाएगा हाफ इंटू क्यू बाय एम एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक। तो टाइम पे हटा दिया मैंने, अब x डिस्टेंस आ गया और u स्पीड आ गई 1.76, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, a body falls freely for 10 seconds, its average velocity during journey will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखो जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात करें, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, खेला खत्म। हमेशा याद रखना, दिमाग लगाना ही नहीं है, बेसिक फॉर्मूला लगाओ। तो ये डिस्प्लेसमेंट करना है, अगर ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर।
तो कितना हो गया ये लगभग 500 मीटर के आसपास। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, सबको पता है, ठीक, नीचे जा रहा है। अब वो मुझे एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मेरा आंसर जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, डायरेक्शन नीचे होगी, आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। A ball is projected from a certain point on the surface of a planet at a certain angle with the horizontal surface. The horizontal and vertical component displacement x and y varies with time t as x equals to 10 root 3t and y equals to 10t minus t square. The maximum height attained by the ball is, आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखो एक्चुअली में क्या होगा, जब पार्टिकल को मैंने फेंका है, ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों दे दिया, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बच्चों नहीं मानेंगे, ठीक। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन से वहीं लगता है। मैं एक बार ऐसे नहीं मानता हूं कि साउथ इंडियन मूवी नहीं कि पहुंचा दिया पार्टिकल ऊपर ना आए, मैं मान रहा हूं कि जहां तक मैं फेंका होगा पार्टिकल को वहां पर जी मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक, क्योंकि अदरवाइज नहीं मानोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब मुझे पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके पार्टिकल रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वाई है वेलोसिटी, कौन से बच्चों, वाई है ना, एक्स जीरो नहीं होती, एक्स तो जाएगा आराम से ऐसा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वाई डायरेक्शन में y इक्वल्स टू 10t माइनस टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकाल दो, जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 माइनस 2t, मतलब टाइम कितना है 5 सेकंड में पार्टिकल पहुंच जाएगा ऊपर। कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ऊपर। अगर पार्टिकल पहुंच गया 5 सेकंड में ऊपर, तो बस 5 सेकंड यहां पे डाल दो, आपकी वाई पहुंच जाएगी, आपको पता पड़ जाएगा कितना ऊपर गया, ये हो जाएगा 50 माइनस 25, मेरा आंसर आ गया 25 मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 22। Two blocks of mass m1 4 kg, m2 2 kg are connected to the ends of a string passing over a massless frictionless pulley. The total downward thrust on the pulley is nearly, आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब ध्यान से देखना, सिंपल सा प्रॉब्लम है, टफ नहीं है। आपको पता है जो टेंशन ऑन द पुली लगेगा, जो नेट फोर्स ऑन द पुली लगता है वो लगता है 2t, ठीक है। अब टेंशन की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट अगर वो मान लो m1 m2 वेरिएबल भी है तो एक्सेलरेट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू होती है, डायरेक्ट याद रखना, 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
कितना हो गया ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, ये दो तो इसका है ना, मास 2 और 4 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 और 4 6, तो कड़िया खचक 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 4 चौक 16 बाय 3 इंटू जी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 54। देखो है ना, 160 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 53 54 के आसपास जाना चाहिए, 54 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को सही करना है बच्चों, शुरू हो जाइए। In the figure shown, the velocity of the lift is 2 upwards while the string is winding on the motor shaft with velocity 2 and block A is moving downwards with a velocity 2 meter per second. Then find out the velocity of block B. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सिंपल सी चीज है, जब भी मूवेबल पुलिस का क्वेश्चन आए तो सीधा फॉर्मूला लगाना, वेलोसिटी ऑफ द पुली, इसको मान लो वेलोसिटी ऑफ द पुली है ना, इसको मान लो 0.1, इसको मान लो 0.2। सिंपल फॉर्मूला बच्चों, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 0.1 प्लस वेलोसिटी ऑफ 0.2 बाय 2। लेकिन ध्यान रखना वेलोसिटी वेक्टर है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी लेना है, समझ में आया? अब देखो यहां पे वेलोसिटी ऑफ द पुली तो क्लियर कट गिवन है हमको, +2 है, तो ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4, ठीक, इक्वल्स टू v1 प्लस v2। अब बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो ब्लॉक है ये खुद नीचे जा रहा है 2 की स्पीड से, और जो रस्सी है वो लपेट भी रहा है 2 की स्पीड से। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ब्लॉक भी नीचे जा रहा है और रस्सी भी लपेट रहा है। अब मैं 2 केस मानता हूं, मैं मान लेता हूं ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा होता, सिर्फ रस्सी लपेट रहा होता, ठीक है। अगर ये बैठ के रस्सी लपेट रहा होता तो क्या ये 2 से नीचे आ रही होती रस्सी, क्लियर। और अगर मान लो ये रुका हुआ था, रस्सी लपेट नहीं रहा होता, ये नीचे 2 से आता, तो क्या दोनों वेलोसिटी ऐड अप हो रही है? ये भी नीचे जा रहा है और लपेट भी रहा है, तो जो नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस पॉइंट की हो जाएगी कि नीचे 4 की स्पीड से जाएगी, 2 ड्यू टू लपेटना, ड्यू टू खुद का मूव होना, ठीक है। चलो अब ये नीचे है तो अब क्या लगाएंगे, 4 इक्वल्स टू v1 माइनस 4, माइनस क्यों लगाया बच्चों, सबको पता है नीचे जा रहा है, वेलोसिटी मैंने बोला वेक्टर रखना है ग्राउंड के साथ रिस्पेक्ट से, तो हो जाएगा 4 और 4 8 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट आंसर विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप लोग, तन मन धन जीवन जान लगा दो, बिल्कुल एक दिन बचा है, फोड़ देना। That's all from my side and a very all the best to all of you. Physics.